आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मैकेनिक्स के अंतर्गत निर्देशांक रूपांतरण बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें वस्तु के गति या गतिकीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मोशन और मोशन लाइक बिहेवियर इसका अध्ययन किया जाता है। तो उस ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब पदार्थ की वस्तु की गति के दो प्रकार हो सकते हैं, एक गतिशील अवस्था हो और दूसरी स्थिर अवस्था हो। तो गतिशील अवस्था में अगर पदार्थ की गति का अध्ययन किया जाता है तो उसे काइनेटिक्स या गतिकी कहते हैं, और स्थिर अवस्था में अगर गतिकीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उसको स्टैटिक्स कहा जाता है। तो मैकेनिक्स वस्तु की गति से संबंधित फिजिक्स की ब्रांच है। अब जब बात गति की आती है तो सबसे पहले हमको एक स्थिर बिंदु या मूल बिंदु परिभाषित करना होता है जिसके सापेक्ष हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर वस्तु त्रिविमीय गति करती है तो ये मूल बिंदु पर्याप्त नहीं होता। उसके लिए हमको अक्षों का समूह की भी आवश्यकता पड़ती है या अक्षों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करना चाहें तो हमको अक्ष की आवश्यकता होगी और मूल बिंदु की भी आवश्यकता होगी। तो ये अक्ष और मूल बिंदु मिलाकर ही एक तंत्र बनाते हैं जिसको हम निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो निर्देश तंत्र क्या है? निर्देश तंत्र अक्ष और मूल बिंदु का समूह है, अक्षों एवं मूल बिंदु का समूह है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। इस निर्देश तंत्र में अक्ष तो शामिल नहीं, मूल बिंदु भी है, साथ ही में एक प्रेक्षक भी होना आवश्यक है जो मापन करेगा। उस प्रेक्षक को मूल बिंदु पर स्थित माना जाता है। अब प्रेक्षक के साथ कुछ विशेष मापक यंत्रों का होना भी आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्टेंस नापनी हो, दूरी नापनी हो तो स्केल आवश्यक होगा, टाइम नापना है तो वॉच आवश्यक होगी, करंट नापना है तो एमीटर आवश्यक होगा। तो अक्षों के समूह और मूल बिंदु के साथ साथ एक प्रेक्षक का होना भी आवश्यक है। प्रेक्षक के पास मापक यंत्रों का होना भी आवश्यक होता है और इन सब से मिलाकर के बनता है निर्देश तंत्र। अब ये जो निर्देश तंत्र हैं, निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र हैं जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। तो जो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं या जिन निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के प्रथम नियम का या जड़त्व के नियम का पालन होता है वो निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अब न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसका सार ये है कि अगर उसमें कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। अर्थात अगर वस्तु में त्वरण नहीं है तो वस्तु में त्वरण नहीं होगा जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित करते हैं कि ये ऐसा निर्देश तंत्र है जिसमें त्वरण रहित वस्तु की गति त्वरण रहित ही दिखाई दे। अर्थात अगर कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है, त्वरण रहित है, नियत वेग से चल रही है, तो देखने वाले को भी, प्रेक्षक को भी या निर्देश तंत्र से नापना चाहे तो वो त्वरण रहित ही दिखाई दे, यानी कि नापने की वजह से उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो ऐसा निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। लेकिन अगर त्वरण रहित वस्तु की गति त्वरण सहित दिखाई दे, यानी कि ये त्वरण
नापने वाले की वजह से या निर्देश फ्रेम की वजह से आ जाए तो ऐसे निर्देश फ्रेम को या ऐसे निर्देश तंत्र को अजड़तीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात अजड़तीय निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र हैं जिसमें त्वरण रहित वस्तु की गति त्वरण सहित दिखाई देती है। अब यहाँ एक बात ये नोट करने की है कि जितने भी निर्देश तंत्र हैं वो सभी अजड़तीय होते हैं और किसी वस्तु की गति का सही मापन के लिए हमको जड़तीय निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। अब समस्या ये है कि जब सभी निर्देश तंत्र अजड़तीय हैं तो फिर जड़तीय निर्देश तंत्र कहाँ से लाया जाए। तो हमारे पास जो उपलब्ध अजड़तीय निर्देश तंत्र हैं उनमें से ही हम उस जड़तीय निर्देश तंत्र का चयन करते हैं जो उस घटना के सापेक्ष या उस वस्तु की गति के सापेक्ष बहुत कम अजड़तीय हो, हम उस फ्रेम का चयन करते हैं। अब हम चलते हैं निर्देशांक रूपांतरण। तो निर्देशांक रूपांतरण को हम इस तरह समझते हैं कि हाँ, दो व्यक्ति किसी घटना को देखते हैं तो एक व्यक्ति घटना की जानकारी दूसरे को देता है या दूसरा व्यक्ति उस घटना की जानकारी पहले व्यक्ति को देता है। तो आपस में जो ये सूचनाओं का आदान प्रदान है एक व्यक्ति से दूसरे की तरफ, तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान ही फिजिक्स की भाषा में निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। रूपांतरण का मतलब एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में जाना और निर्देशांक, और किसी घटना को प्रदर्शित करने के लिए फिजिक्स में हम निर्देशांकों का प्रयोग करते हैं। तो घटना को निर्देशांकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और जब घटना एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में बताई जाती है, एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में बताई जाती है, तो इसे हम निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। अब हम निर्देशांक रूपांतरण के लिए दो फ्रेम लेते हैं, एक एस फ्रेम और एक एस डैश फ्रेम। अब जब फ्रेम है तो फ्रेम में अक्षें होंगी, मूल बिंदु होंगे और प्रेक्षक होगा, प्रेक्षक मूल बिंदु पर होगा। तो एस फ्रेम को हम जड़त्वीय फ्रेम लेते हैं और बहुधा हम स्वयं को ही एस फ्रेम मानते हैं। और एस फ्रेम में जो निर्देशांक लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं एक्स, वाई, जेड, टी, आर एंड सो ऑन, यानी कि बिना डैश के। तो जो राशियां हैं एस फ्रेम की वो बिना डैश की होंगी और एस डैश फ्रेम में जो निर्देशांक होंगे वो हमने ले लिए हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश, दूरी है तो या स्थिति सदिश है तो आर डैश। अब अगर हमको एक फ्रेम में घटना का ज्ञान है, मान लीजिए एस फ्रेम में घटना का ज्ञान है, तो घटना का ज्ञान है तो एस फ्रेम में उस घटना के या उस वस्तु के निर्देशांक हमको पता होंगे। और इस घटना का ज्ञान दूसरी फ्रेम में करवाया जाए, यानी कि एस डैश में बताया जाए, तो एस डैश में घटना के जो निर्देशांक हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश, ये ज्ञात हो जाएं एस फ्रेम के निर्देशांकों की सहायता से, तो ये निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। अब निर्देशांक रूपांतरण भी हम दो प्रकार के लेते हैं कि अगर घटना की जानकारी हमको स्वयं को है और हम किसी दूसरे को बताते हैं तो ये सीधा रूपांतरण कहलाता है, और किसी अन्य व्यक्ति को घटना की जानकारी है वो हमें बताता है तो ये व्युत्क्रम या उल्टा रूपांतरण कहलाता है। यहाँ अगर हम बात करें तो अगर किसी घटना की जानकारी एस फ्रेम में है और एस डैश में ज्ञात की जाए तो ये सीधा रूपांतरण कहलाएगा, और एस डैश में घटना की जानकारी है और एस में ज्ञात की जाए तो ये व्युत्क्रम रूपांतरण कहलाएगा, इनवर्स कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अब हम निर्देशांक रूपांतरणों का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने मान लिया दो फ्रेम हैं, दो व्यक्ति हैं, उनकी अलग अलग फ्रेम है, एक की फ्रेम एस, दूसरे की एस डैश। एस फ्रेम के एक्सिस हैं एक्स, वाई, जेड, मूल बिंदु है ओ। एस डैश फ्रेम की एक्सिस हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और मूल बिंदु है ओ डैश। प्रारंभ में दोनों फ्रेम एक ही जगह पर हैं, दोनों व्यक्ति एक ही जगह पर हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों फ्रेम एक दूसरे के समपाती हैं, अर्थात दोनों के मूल बिंदु एक ही जगह पर है, दोनों की अक्षें एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और एक्स, वाई, जेड सब एक दिशा में हैं।
ये प्रारंभिक स्थिति है जब t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू 0, अर्थात s में और s डैश में नापे गए समय शून्य है, अर्थात दोनों के लिए घटना का प्रारंभिक बिंदु है। जब समय बढ़ता है तो हमने मान लिया कि s डैश फ्रेम s के सापेक्ष नियत v वेग से किसी भी दिशा में गतिशील हो जाती है। तो जब किसी भी दिशा में गतिशील है तो कुछ समय बाद x डैश अक्ष x के समांतर नहीं होगी, y डैश y के समांतर नहीं रहेगी और z डैश z के समांतर नहीं रहेगी, और o डैश जो मूल बिंदु है s डैश का वो o से दूर चला जाएगा। अब o से जो दूर चला जाएगा तो o और o डैश के जो बीच की दूरी होगी वो होगी v इंटू टी, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। तो दूरी सदिश लें तो r सदिश हो जाएगा ये o डैश सदिश जो होगा ये होगा v इंटू टी। अब मान लिया हमने कि P बिंदु पर कोई घटना होती है और P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो है x y z t s फ्रेम के लिए, x डैश y डैश z डैश t डैश s डैश फ्रेम के लिए। इस घटना को दोनों फ्रेम के व्यक्ति देखते हैं या दोनों फ्रेम से देखा जाता है इस घटना को। तो उस स्थिति में अगर s में ये घटना देखी गई है s डैश को बताई जाए तो ये जो सूचना का आदान प्रदान होगा ये निर्देशांक रूपांतरण कहलाएगा, और हम यही ज्ञात करना चाहते हैं। तो अगर इस चित्र की ज्योमेट्री से हम देखें तो दोनों मूल बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई वी टी, यानी कि दोनों प्रेक्षकों के बीच की या दोनों फ्रेम के बीच की दूरी होगी वी टी। घटना के बिंदु P को मूल बिंदु O से मिलाया तो ये स्थिति सदिश हो गया R वेक्टर, और P को O डैश से मिलाया S डैश फ्रेम के मूल बिंदु से तो ये स्थिति सदिश हो गया R डैश। और अब अगर हम इस फिगर से त्रिभुज का सदिश योग का नियम लगाएं तो ओ डैश प्लस ओ डैश पी इक्वल टू ओ पी, अर्थात वी टी प्लस आर डैश इक्वल टू आर, या आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी। और ये जो समीकरण है ये समीकरण ही निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है कि इस रूपांतरण में अगर हमको आर पता है तो हम आर डैश ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात एस फ्रेम में स्थिति अगर हमको पता है तो एस डैश में ज्ञात की जा सकती है, या एस में घटना की जानकारी है तो एस डैश में घटना की जानकारी हो जाती है, इसलिए इसे निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। अब अगर हम इस आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी को निर्देशांकों के रूप में लिखना चाहें तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर डैश वेक्टर हो जाएगा एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के। और दोनों तरफ अगर हम तुलना कर दें तो हमारे पास जो समीकरण आएगा v जो वेक्टर है उस वेक्टर के तीन घटक होंगे वी एक्स वी वाई वी जेड। तो दोनों तरफ एक्स एक्सिस घटक वाई एक्सिस घटक और जेड एक्सिस घटक की तुलना करें तो हमारे पास जो समीकरण आएंगे वो होंगी एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी, और जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी, और टी डैश इक्वल टू टी। हम ये मान लेते हैं कि दोनों फ्रेम द्वारा नापा गया समय समान है या दोनों में जो घड़ियां हैं एक ही समय बताती हैं। तो ये जो चारों समीकरण हैं ये चारों समीकरण मिला करके निर्देशांक रूपांतरण कहलाते हैं। अब निर्देशांक रूपांतरण से आगे बढ़ जाते हैं, वेग रूपांतरण निकाल लेते हैं। तो अगर एक घटना में वेग पता हो, एक फ्रेम में अगर वेग का हमको मान पता हो तो दूसरी फ्रेम में निकालना वेग रूपांतरण कहलाता है। तो हमारे पास जो आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी है जो कि स्थिति रूपांतरण समीकरण है, इसका अगर अवकलन कर दें तो जैसे स्थिति का अवकलन करने से वेग प्राप्त होता है तो स्थिति रूपांतरण समीकरण का अवकलन करने से हमको वेग रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इसका अवकलन कर दिया तो डी आर डैश इक्वल टू डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वी, टी का अवकलन हो जाएगा 1। डी आर अपॉन डी टी एस में वस्तु का वेग उसको यू वेक्टर से लिख देंगे, डी आर डैश अपॉन डी टी एस डैश में वस्तु का वेग उसको यू डैश से लिख देंगे। तो हमारे पास होगा यू डैश वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर, और ये समीकरण वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर इस वेग रूपांतरण समीकरण का अवकलन कर दिया जाए
तो हमको प्राप्त होगा त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो अवकलन कर दिया तो du डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, और चूंकि v नियत वेग है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। साथ डी यू डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी। तो डी यू अपॉन डी टी वस्तु का त्वरण है एस फ्रेम में, और डी यू डैश अपॉन डी टी वस्तु का वेग है एस डैश फ्रेम में। ये दोनों बराबर आते हैं, अर्थात ए डैश इक्वल टू ए, और ये त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो अगर निर्देशांक रूपांतरण करें, एक फ्रेम एस में घटना की जानकारी हो और एस डैश में घटना की जानकारी की जाए, जहां एस डैश फ्रेम नियत वेग से एस के सापेक्ष रेखीय गति कर रही हो किसी भी दिशा में, तो निर्देशांक रूपांतरित हो जाते हैं, अर्थात दोनों फ्रेम में वस्तु के जो निर्देशांक हैं अलग अलग दिखाई देते हैं। वेग रूपांतरित हो जाते हैं, दोनों वस्तुओं में जो वेग है या उस वस्तु का जो वेग है दोनों फ्रेम में जो मापे जाते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों फ्रेम में मापे गए त्वरण बराबर होते हैं, अर्थात निर्देशांक अलग अलग होते हैं, वेग अलग अलग होते हैं, लेकिन त्वरण बराबर होता है। तो ये सब जो रूपांतरण है ये गैलीलियो द्वारा निकाले गए थे, इसलिए इस रूपांतरण को, इन रूपांतरणों को गैलीलियन रूपांतरण भी कहा जाता है। तो एक्चुअल में गैलीलियन रूपांतरण दो फ्रेम के बीच रूपांतरण है, एस डैश और एस के बीच में, जहां एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष नियत वेग से किसी भी दिशा में रेखीय गति कर रही हो। तो यहाँ जो रूपांतरण है वो गैलीलियन रूपांतरण कहलाएंगे। तो हमने जो रूपांतरण निकाले हैं वो चाहे निर्देशांक रूपांतरण हो, चाहे वेग रूपांतरण हो, चाहे त्वरण रूपांतरण हो, गैलीलियन रूपांतरण कहलाते हैं। अब हम एक विशेष केस देखते हैं। विशेष केस क्या है कि यदि वस्तु एस फ्रेम में त्वरण रहित है, यानी कि ए इक्वल टू 0, तो फिर एस डैश में ए डैश की वैल्यू कितनी होगी। अब चूंकि हमने निर्देशांक रूपांतरण में देखा कि ए डैश इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू 0, तो ए डैश भी 0 होगा, अर्थात एस में वस्तु का त्वरण 0 है तो एस डैश में भी 0 त्वरण ही मापा जाएगा। दूसरे शब्दों में ये कहें कि एस फ्रेम में वस्तु की गति त्वरण रहित है तो एस डैश में भी वस्तु की गति त्वरण रहित ही होगी। और ये जो परिभाषा है ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र की है, और एस को हमने जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना है। तो इस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तु की गति त्वरण रहित है तो एस डैश में भी वस्तु की गति त्वरण रहित ही पाई जाती है, अर्थात एस डैश भी जड़त्वीय होती है। तो परिणाम ये हुआ कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय ही होता है। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से रेखीय गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होता है। तो ये हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं गैलीलियन रूपांतरण के द्वारा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।